ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं फिर लेकर के आया हूँ गोल परिभाषा। आप लोगों को याद होगा पूर्व के दिन में हमने कोणवृत्त, कोण स्थान और कोणवृत्त पाठ के अंतिम भाग में बताए थे। उसके बाद पुनः नाड़ी वृत्त बताए थे। तो आज जो है फिर हम नाड़ी वृत्त से आरंभ करते हैं और आगे ले चलते हैं पाठ को। तो अब देखिए नाड़ी वृत्त कहते किसे हैं। आचार्य कहते हैं कि ध्रुवस्थानात् नवत्यंसर नाड़ी वृत्तम तदुच्यते तदेव विश्ववृत्तम कालवृत्तमपीरितम। क्या कहते हैं कि ध्रुवस्थानात् नवत्यंसर नाड़ी वृत्तम तदुच्यते। ध्रुवस्थानात् नवत्यंश चापहि निर्मितम वृत्तम नाड़ी वृत्तम भवति। ध्रुव स्थान से नवत्यंश वृत्त, तो पूरे वृत्त आप जानते हैं 360 अंश का होता है। तो और यहाँ से यहाँ तक लेंगे उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक तो 180 अंश, अथवा इधर से लेंगे नीचे से भी तो 180 अंश। 180 अंश का दोनों में आपस में अंतर होता है। अब इनका जब आधा करेंगे तो यहाँ पे 90 अंश ये होगा, 90 अंश ये होगा, अर्थात एक वृत्त में 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश 4 चाप बन जाएंगे। तब एक 90 अंश का चाप लेंगे और उसको जो है भ्रमण कराएंगे तो उस चाप के द्वारा जो वृत्त निर्माण होगा वह क्या हो जाएगा, नाड़ी वृत्त होगा। तो एक कुछ इस तरह का वृत्त बनेगा जो यहाँ पे पूर्व में बना चुके हैं। इस तरह का वृत्त एक ठो बनेगा। तो इस वृत्त का हम नाम दे दिए नाड़ी वृत्त। ठीक। अब फिर कहता है तदेव विश्ववृत्तम कालवृत्तम अपीरितम। उसे विश्ववृत्त भी कहते हैं, कालवृत्त भी कहते हैं। कालवृत्त इसलिए कहते हैं चूँकि आगे पढ़िएगा तो आप लोग को जानकारी हो जाएगी कि नाड़ी वृत्त में ही काल का आनयन करते हैं, काल का मापन करते हैं। अर्थात नाड़ी वृत्त को काल मापक वृत्त भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको काल वृत्त कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं आचार्य कि तद्धरातल गो देशो निरक्षः कथ्यते यतः। तद्धरातलगतः अर्थात तद्धरातलगतः देशः अर्थात नाड़ी वृत्तीय धरातलगतः देशः। नाड़ी वृत्त के धरातल में गए हुए देश, अर्थात नाड़ी वृत्त के धरातल पर जो देश हैं वह क्या है, निरक्ष देश कहे जाते हैं। निरक्षः इति कथ्यते, निरक्ष देश इति कथ्यते, निरक्ष देश कहे जाते हैं। न संत्यक्ष भावास्तत्र ध्रुवतारोन्नतांशकः। उस स्थान पे अक्षांश नहीं होते हैं और ध्रुव तारा में उन्नतांश की अभाव होती है। कारण क्या है कि पूर्व में क्षितिज वृत्त आप लोग क्षितिज वृत्त पढ़ चुके हैं। तो जो निरक्ष देश में है, जो विषुवत रेखीय प्रदेश में है जो देश, उस देश के लिए ध्रुव जो है क्षितिज वृत्त में चला जाएगा। चूँकि वहाँ से नवत्यंश होते हैं, 90 अंश की दूरी पर होते हैं ध्रुव। तो चूँकि निरक्ष मध्य से ध्रुव की दूरी 90 अंश की होती है, दोनों के आपस में अंतर। और आप जानते हैं कि उन्नतांश और नतांश का योग नवत्यंश होते हैं, 90 अंश का होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन लोगों का जो क्षितिज वृत्त में होने के कारण वहाँ केवल 90 अंश नतांश होगा, उन्नतांश ध्रुव में नहीं होगा। ठीक। इसका एक और आशय है जो आपको देखने को आगे मिलेगा। क्योंकि अक्षांश का परिभाषा आचार्य बताएं कि ध्रुवोन्नति अक्षांशः, ध्रुव की उन्नति ही अक्षांश कही गई है। बस तो होता क्या है अक्षांश कि चूँकि आपका अक्षांश की प्रवृत्ति जो है वह इससे होता है, आपका निरक्ष देश से ही होता है, वहीं से हम लोग अक्षांश का मापन करते हैं। अर्थात निरक्ष खमध्य क्या होता है, निरक्ष खमध्य तो नाड़ी वृत्त और याम्योत्तर वृत्त का संपात जहाँ होता है वह निरक्ष खमध्य है। तो उस निरक्ष खमध्य से जितना हम उत्तर अथवा दक्षिण में याम्योत्तर वृत्त में जाएंगे उतना हमारा अक्षांश होगा। अब वो निरक्ष खमध्य से जितना हमारा याम्योत्तर वृत्त में खमध्य जितना अंश का अंतर होगा वो हमारा अक्षांश हो जाएगा। तो निरक्ष खमध्य और खमध्य का अंतर अथवा क्षितिज वृत्त और ध्रुव का अंतर, अर्थात ध्रुव की उन्नति। तो उन्नत कहाँ से देखते हैं, तो उन्नतांश जो है क्षितिजात उन्नतांशा शिव खमध्याच उन्नतांश का आगे कहा गया है, पढ़िएगा। तो क्षितिज से उन्नत होता है और खमध्य से उन्नत होता है। तो क्षितिज से जितना उठा हुआ ऊपर की ओर दिखेगा ध्रुव तारा उतना ही हमारा अक्षांश होगा। जितना निरक्ष खमध्य और खमध्य के बीच का अंतर होगा वही अंतर क्षितिज वृत्त और ध्रुव का होगा अंतर, दोनों का अंतर
बराबर होगा। तो आपका अक्षांश जो है, अक्षांश तुल्य अंतर निरक्ष खमध्य और खमध्य में भी होता है। उसी तरह विदिग वृत्त में, दीर्घ वृत्त में जो है आपका ध्रुव और क्षितिज वृत्त का भी अंतर उतना ही होता है। तो अर्थात ध्रुव का भी उन्नतांश उतना ही होता है जितना आपका निरक्ष खमध्य और खमध्य का अंतर होता है। ठीक, तो ये हो गया। अर्थात आपका जो निरक्ष खमध्य होगा वहाँ पर अक्षांश का अभाव होगा और वहाँ पे ध्रुव तारा में नतांश का भी उन्नतांश, क्षम्यताम, उन्नतांश का भी अभाव होगा। फिर आगे कहते हैं रेखादेश। रेखादेश क्या कहते हैं कि लंका निरक्ष देशोस्ति तद्याम्योत्तर मंडलम रेखाख्यम तत्र यो देशो रेखादेश स उच्यते। क्या कहते हैं? लंका निरक्ष देशोस्ति। अब निरक्ष देश तो सर्वत्र है, पूरे विश्वत रेखा पे है, लेकिन हम लोग जिस देश में वास करते हैं अर्थात भारत वास करते हैं, तो हम लोग के लिए जो है निरक्ष देश लंका है। वस्तुतः आज के स्थिति में जो लंका है वह निरक्ष नहीं, हो तो साक्ष्य है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में या ज्योतिष के सभी ग्रंथों में, प्राचीन जो भी ग्रंथ है सब में इस तरह से मिलता है कि लंका जो है निरक्ष देश है। तो इससे यह हो सकता है कि प्राचीन लंका जो है, जो स्थान जो था, जो अब निरक्ष स्थान है, वो अब समुद्र में है, तो समुद्र में समा गया हो और यह जो है दूसरा हो चुका है। ऐसे विज्ञान भी मानता है कि समय पर जो है धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाओं के कारण, विपदाओं के कारण पृथ्वी का प्लेट्स खिसकता है। तो इस तरह से जो है आप लोग को शायद याद होगा, नेपाल का भूकंप जो हुआ था, तो अमेरिका का भी हमको याद नहीं आ रहा है, कोई एक शोध संस्थान था जो कहा था कि इस भूकंप के कारण भारत जो है वह 2 फीट नेपाल के अंदर चला गया है। अर्थात भारत का बॉर्डर जो है वो नेपाल के अंदर 2 फीट चला गया है। तो उन लोग का अपना गणना होता है, फ्लड्स कितने खिसकते हैं, कैसे खिसकते हैं, उन लोग का अपना है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर शायद इस तरह से हुआ होगा, चूँकि बहुत प्राचीन समय बहुत बीत चुके हैं, तो ऐसा माना जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं कि लंका निरक्ष देशोस्थित तद याम्योत्तर मंडले, तद याम्योत्तर मंडल, याम्योत्तर मंडल में रेखाख्यम तत्र यो देशो रेखादेश उच्यते। अब कहता है कि वह लंका से लेकर के, और जो लंका चूँकि क्या है निरक्ष देश है, तो उसका खमध्य निरक्ष खमध्य होगा। तो निरक्ष खमध्य से और याम्योत्तर मंडल के धरातल पर जितने भी देश हैं वह क्या हो जाएंगे? रेखादेश कहलाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं? अब रेखादेश का देखिए कौन कौन से रेखादेश है उसको बता रहे हैं। कहते यल्लंको जैनी पुरुपुरी कुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशत सूत्रम मेरुगतम निगदिता सा मध्य रेखा भुआ। अब मध्य रेखा के बता रहे हैं, अर्थात तो मध्य भूमंडल जिसको कहते हैं उसको बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि यल्लंको जैनी, यत लंका उज्जैनी पूर्वोपरि अर्थात अनेक नगरों को होते हुए कुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशत, लंका से होकर उज्जैन कुरुक्षेत्र आदि देश को स्पर्श करते हुए सूत्रम मेरुगतम, मेरु अर्थात सुमेरु, अर्थात सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु बोलते हैं उत्तरी ध्रुव को, सूत्रम मेरुगतम उत्तरी ध्रुव में गया हुआ सूत्र जो है मध्य रेखा भुवः बुधई अर्थात विद्वान से ज्योतिर्विद भी निगदिता कथिता। इस तरह से ज्योतिष शास्त्री विद्वान लोग जो हैं, सिद्धांत शास्त्री विद्वान लोग जो हैं, गणित के विद्वान जो हैं, वो कहते हैं कि लंका से एक कल्पना कीजिए कि लंका के ऊपर से एक जो है याम्योत्तर के धरातल पे एक सूत्र ले गए जो उज्जैनी कुरुक्षेत्र आदि को स्पर्श करते हुए और वह उत्तरी ध्रुव तक सुमेरु पर्वत तक जाए। वह क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी ध्रुव का जो धरातल है उसको पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत बोलते हैं। तो सुमेरु और कुमेरु, कुमेरु दक्षिण ध्रुव के स्थान को बोलते हैं धरातल को, और सुमेरु जो है उत्तरी ध्रुव के धरातल को बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका सुमेरु पर्वत तक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रेखा देश, वो जो है रेखा मध्य रेखा कहलाएगा। जितने भी वहाँ पर देश आएंगे उसके धरातल पे सब मध्य रेखा कहलाएंगे। अर्थात उत्तर वृत्त के धरातलीय जितने भी देश हैं सब मध्य रेखा देश हैं। अब आइए यहाँ पे स्वदेशाभिप्रायण स्वनिरक्ष खमध्य स्वस्तिक उन्मंडलम च कची बता रहे हैं। कहते हैं यत्र याम्योत्तरे लग्नम नाड़िका मंडलम च तत् निरक्षीय खमध्यम स्यात् नवत्यंशै ततो हि यत्। क्या कहते हैं कि यत्र याम्योत्तरे लग्नम नाड़िका मंडलम च तत्, जहाँ याम्योत्तर वृत्त में नाड़ी वृत्त लगेगा, अर्थात मान लीजिए कि याम्योत्तर वृत्त है और नाड़ी वृत्त है, तो दोनों जहाँ पे स्पर्श किए, याम्योत्तर वृत्त और नाड़ी वृत्त का जहाँ पे संपात हुआ वह क्या हो जाएगा? निरक्षीय खमध्यम स्यात्, वह निरक्ष खमध्य हो जाएगा। नवत्यंश ही ततः, ततः नाम निरक्ष खमध्यात नवत्यंश ही
वृत्तम उन्मंडलम भवति, वृत्तम उन्मंडलम नाम तत्पूर्व स्वस्तिकीय गतम। अब कहते हैं कि वह उन्मंडल वृत्त जो है कहाँ से होगा, तो कहते हैं निरक्ष खमदेशे नवत्यंश वृत्त। तो जब निरक्ष खमदेशे नवत्यंश वृत्त करेंगे तो वह जाहिर सी बात है जो दोनों ध्रुव में गया हुआ होगा। क्योंकि निरक्ष खमदेशे ध्रुव का दूरी कितना है, 90 अंश का है। जब नवत्यंश वृत्त करेंगे तो स्पष्ट बात है कि वह दोनों ध्रुव में गया हुआ होगा। इसलिए कहते हैं कि नवत्यंश ही ततो ही यत अवृतम उन्मंडलम नाम तत्पूर्व स्वस्तिके गतम ध्रुवस्थादपि संलग्नम पश्चिमे स्वस्तिके पिच। क्या कहता है, पूर्व स्वस्तिके गतम, पूर्व स्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके पिच गतम ध्रुव स्थाने पि संलग्नम। कहते हैं कि पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम स्वस्तिक और ध्रुव स्थान में गया होगा। याद होगा बताए थे कि पूर्वापर वृत्त जो समस्थान होगा, और समस्थान कहाँ पर होगा, तो क्षितिज वृत्त और यामोत्तर वृत्त का जहाँ संपात होगा समस्थान होगा। समस्थान से नवत्यंश वृत्त करेंगे तो पूर्वापर वृत्त बनेगा। और यहाँ पे कहते हैं कि पूर्वापर वृत्त जहाँ क्षितिज वृत्त में लगता है वो तो पूर्व भाग में लगेगा, तो पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम भाग में लगे तो पश्चिम स्वस्तिक होते हैं। ठीक है। और तो यहाँ कहते हैं क्या कि उन्मंडल वृत्त जो है वह पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम स्वस्तिक और दोनों ध्रुव में गया हुआ होगा, और ये भी आपका महद वृत्त होगा। अब आया यहाँ पे कदम्ब वृत्त और क्रांति वृत्त, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि जिनान शैर्यद ध्रुवात वृत्तम तद कदम वृक्ष मंडलम, इसको मिटाना होगा। उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कल्पना किए। अब देखिए क्या होता है। कहते हैं कि जिनांसहि नाम चतुर्विंशति अंशहि, 24 अंश। जिनांसहि ध्रुवात वृत्तम, ध्रुव से 24 अंश, तो लगभग यहाँ तक आएगा 24 अंश। ठीक है। तो ध्रुवात जिनांसहिर अर्थात चतुर्विंशति, जिनांसहि नाम जिनांसहिर वृत्तम अर्थात 24 अंश के चांप द्वारा निर्मित वृत्त कदम वृक्ष मंडलम, वह कदम्ब वृत्त कहे जाएंगे। अर्थात ध्रुव स्थान से 24 अंश के चांप से निर्मित वृत्त को क्या कहेंगे, कदम्ब वृत्त कहेंगे। तो यह ध्रुव स्थान हो गया, इसे 24 अंश लेंगे तो लगभग यहाँ तक आएगा। अब इससे जो है एक वृत्त निर्माण कीजिए, तो आपका यह वृत्त जो निर्माण होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कदम्ब वृत्त हो जाएगा। दो कदम दोनों तरफ से, दोनों दो ध्रुव है तो दो कदम्ब वृत्त हो जाएंगे। ये हुआ। कदम्ब वृत्तम, ये भी आपका हो जाएगा कदम्ब वृत्त। ठीक। अब कहते हैं कि ध्रुवाद दिनांशैर, ध्रुव से 24 अंश पर कदम वृत्त होंगे। और फिर कहता है कि यतस्तस्मिन् कदम वृक्षम भ्रमति प्रवहेरितम, प्रवह नाम के वायु के कारण, प्रवाह नाम के वायु से प्रेरित होकर के इसी वृत्त में कदम्ब नाम के तारा जो है भ्रमण करते हैं। इसी वृत्त में यह वृत्त हुआ और यह वृत्त, दो वृत्त जो हुए, तो इसी वृत्त में कदम्ब नाम के तारा जो है भ्रमण करते हैं। ध्रुव से 24 अंश पर बना हुआ वृत्त कदम्ब वृत्त हुआ, और इसी कदम्ब वृत्त में कदम्ब नाम के तारा जो है भ्रमण करते रहते हैं। अब देखिए क्या होता है। कहते हैं कि यद कदम वृक्ष नवत्यंशहि वृत्तम तत् क्रांति मंडलम। अब कहते हैं कि यद कदम वृक्ष नवत्यंशहि वृत्तम तत् क्रांति मंडलम। अब कहते हैं कि इद कदम्बात नवत्यंश वृत्तम। अब कदम्ब से नवत्यंश वृत्त, अब मान लीजिए कि कदम्ब तारा यहाँ पे आए, तो इस कदम्ब से जब नवत्यंश वृत्त करेंगे तो आपका क्या बनेगा, क्रांति वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ से नवत्यंश वृत्त करेंगे तो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ से नवत्यंश वृत्त करेंगे तो लगभग यहाँ आएगा। तो एक इस तरह से वृत्त बनेगा। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्तम।
कदम्ब से नवत्यंश वृत्त हो गए क्रांति वृत्त। अब कहता है क्रांति भवृत्तम तदेवात्रम भ्रमत्येको निरंतर, भ्रमति अर्को निरंतर। इसे कदम्ब वृत्त भी क्रांति वृत्त भी कहते हैं और इसे दूसरा भववृत्त भी कहते हैं। और कहता है आगे के भ्रमति अर्को निरंतर, निरंतरम अर्कः अस्मिन् वृत्ते भ्रमति। निरंतर अर्क अर्थात सूर्य जो है इसी वृत्त में भ्रमण करते हैं, अर्थात क्रांति वृत्त में ही सूर्य जो है भ्रमण करते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आगे एक बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं। कहते हैं कि षड्रास्यंतरितौ योगौ गोले त्रिज्योथ वृत्तयो राशि त्रयेतु योगा भ्याम तयो स्यात् परमांतरम। क्या कहते हैं कि गोल पृष्ठोपरि द्वयो महद वृत्तयो योगौ, गोल पृष्ठ पे दो महद वृत्तों का योग। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पे था आपका क्रांति वृत्त हो गया और ये आपका लगभग नाड़ी वृत्त हो जाएगा। अब एक नाड़ी वृत्त बना देते हैं। तो ये नाड़ी वृत्त हुआ, इसको हम नाड़ी वृत्त कल्पना करते हैं। नाड़ी वृत्त कल्पना कर लिए। तो अब आगे क्या कहते हैं कि षड्रास्यंतरितौ योगौ गोले त्रिज्योथ वृत्तयो षड्रास्यंतरितौ योगौ भवेत्। गोलोपरि दयो महद वृत्तयो योगांतरम षड्रास्यंतरम भवति। दो अंतरम क्षम्यताम, कहते हैं कि गोलोपरि गोल के ऊपर अर्थात गोल में दो त्रिज्योथ वृत्त अर्थात त्रिज्या वृत्त। त्रिज्या कहते हैं तीन राशि के ज्या को त्रिज्या बोलते हैं। तो तीन राशि अर्थात एक राशि 30 अंश, तीन राशि 90 अंश, 90 अंश। तो त्रिज्या वृत्त अर्थात महद वृत्त से कहा गया, जितने भी महद वृत्त हैं सब 90 वृत्त हैं। तो कहते हैं कि त्रिज्योथ वृत्त अर्थात त्रिज्या वृत्त से त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न वृत्त अर्थात महद वृत्त। महद वृत्त जो है वह आपस में जब संपात करते हैं तो उन दोनों का अंतर जो है 6 राशि का होता है। ठीक है, षड्रास्यंतरितौ योगौ, दोनों का जो है अंतर और योग जो है 6 राशि का होता है। मतलब 6 राशि में दोनों अंतर होते हैं। यहाँ से अंतर योग करेंगे, फिर अगला जो है 6 राशि होगा, 6 राशि पर जाकर दूसरी जगह योग करेंगे। अब कहता है राशि त्रयेतु योगा भ्याम तयोः स्यात् परमांतरम, तयोः परमांतरम राशि त्रयेतु भवति। अब कहते हैं कि दोनों का योग का अंतर परमांतर, दोनों का जहाँ संपात होगा वहाँ पर तो दोनों का अंतर शून्य हो जाएंगे। लेकिन अब परमांतर का बात करते हैं कि दोनों वृत्त में परमांतर कितना होगा, कब होगा। तो कहते हैं कि 3 राशि पर अर्थात जो योगाभ्याम दोनों योग से अर्थात जो योग होता है वहाँ पर दोनों का संपात जो होता है, दोनों कोई भी जब दो त्रिज्या वृत्त का संपात जब आपस में होता है तो उन योग स्थान से जो संपात स्थान से 3 राशि पर उन दोनों वृत्त के आपस में सर्वाधिक दूरी होता है, सर्वाधिक अंतर होता है। इसलिए कहते हैं परमांतरम त्रय राशि त्रय परमांतरम भवेत, 3 राशि पर परमांतर होता है। अब आगे गोल संधि बता रहे हैं। कहते हैं नाड़ी भर, श्लोक आप लोग भी देख लीजिए। नाड़ी भवृत्तयोर योगौ गेयौ मेष तुलादिकौ गोल संधिर समाख्यौतौ भूगोल चलनाचलौ भवृत्तस्य समाभागा राशयो द्वादश स्मृताः नाड़ी वृत्तोत्तरे अजाद्याः तुलाद्याः दक्षिणे स्थिताः। देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आचार्य क्या कहते हैं गोल संधि के लिए कि नाड़ी भवृत्तयो योगौ गेयौ मेष तुलादिकौ गोल संधि समाख्यौ अर्थात आख्यौ नाम कथितौ। ऐसे कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कहते हैं नाड़ी भवृत्तयोर योगौ, नाड़ी वृत्त और भववृत्त नाम क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त का योग जो है वह मेष तिलादिकौ अर्थात मेषादौ तुलादौ गोल संधि समाख्यौ। मेषादि और तुलादि दोनों स्थान पर जो है, चूँकि एक चीज आपको हम थोड़ा बता दें कि क्रांति वृत्त में ही राशि होते हैं, ठीक है।
तो क्रांति वृत्त में राशि होते हैं, उसी पर आपको मेष आदि द्वादश भाव में बांट दीजिए तो आपको 12 राशि हो जाते हैं। तो नाड़ी और क्रांति का जहाँ संपात होता है वह एक संपात मेषादि बिंदु, दूसरा संपात जो है तुलादि बिंदु होते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि नाड़ी क्रांति दोनों चूंकि त्रिज्या वृत्त हैं, महद वृत्त हैं, तो दोनों का 6 राशि का अंतर होगा। तो पहला संपात जो है मेषादि पे होता है और दूसरा संपात जो है तुलादि पे होते हैं। अब आगे क्या कहता है, गोल संधि समासक, उसे ही गोल संधि कहते हैं। अर्थात मेषादि पर जहाँ है उसे गोल संधि कहते हैं, चूँकि गोल का विभाग वहीं से शुरू होता है। जब सूर्य मेषादि से लेकर कन्यांत तक जो है उत्तर गोल में रहता है, उत्तर गोल में होता है, और तुलादि से लेकर मीनांत तक दक्षिण गोल में होता है। तो इस तरह से गोल का विभाग वहीं से शुरू होता है, इसलिए मेषादि और तुलादि दोनों को जो है गोल संधि कहा गया है। अर्थात नाड़ी वृत्त का क्रांति वृत्त का संपात जो मेषादि और तुलादि बिंदु है वहीं गोल संधि कहे जाते हैं। अब कहता है भववृत्तस्य समाभाग राशियो द्वादशा स्मृता। भववृत्तस्य अर्थात क्रांति वृत्त का समाभाग समान रूप से जो है 12 भाग कर देंगे तो वहीं आपका जो है 12 राशि हो जाएंगे। अब कहता है नाड़ी वृत्तोत्तरे, नाड़ी वृत्तात उत्तरे अर्थात नाड़ी वृत्त से उत्तर में अजादयः, अजादयः अर्थात तुलादयः, तुलादि से नाड़ी वृत्त से उत्तर में तुलादि 6 राशि होते हैं और दक्षिणे सती क्षमा कीजिएगा, नाड़ी वृत्त से उत्तर में मेषादि 6 राशि होते हैं और नाड़ी वृत्त से दक्षिण में तुलादि 6 राशि होते हैं। अर्थात नाड़ी वृत्त से उत्तर में जो क्रांति वृत्त होते हैं वह 6, उसमें 6 राशि होते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तक, मेषादि से लेकर कन्यांत तक होते हैं। और नाड़ी वृत्त से जो क्रांति वृत्त दक्षिण में होता है उस क्रांति वृत्त के उस भाग में क्या होंगे, तुलादि 6 राशि, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ 6 राशि होंगे। इस हिसाब से क्या होगा, और आप जानते हैं कि 3 राशि प्रमांतर होता है, तो प्रमांतर होगा तो क्या होगा कि आपका सर्वाधिक अंतर हो जाएगा। सर्वाधिक अंतर कहाँ पे होगा, तो 3 राशि पे होगा। 3 राशि पे कहाँ पर, तो मेषादि से होगा तो मेष वृष मिथुन, मिथुनांत अथवा कर्कादि पर जो है नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का प्रमांतर होगा, अथवा दूसरे भाग में तुला वृश्चिक धनुरंत अथवा मकरादि पर जो है प्रमांतर होगा क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त का। तो आज के पाठ में बस इतना ही, फिर आगे कल लेकर के आएंगे। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।